जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगी और ये ओवरव्यू आप लोगों की जो लास्ट लेक्चर में हमने 2 स्टेजेस पढ़ी थी केल्विन साइकिल की, उसके अबाउट है और उसके बाद इंशाल्लाह जो लास्ट स्टेज है इसको हम आज के लेक्चर में जो है वो एंड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि डार्क रिएक्शन इज बेसिकली कंसर्न विद द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। ये आपके पास एक ऐसा जो है वो आप कह लो साइकिल है जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन स्केलेटन एंटर एंटर होता है साइकिल में, और फाइनल आपके पास कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्जन, ये 3 स्टेजेस के अंदर होती है, जिसमें से पहली स्टेज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि दिस स्टेज इज एक्चुअली द फिक्सेशन ऑफ 3 molecules of carbon dioxide into the 3 molecules of ribulose 1,5 bisphosphate। यानी आपके पास एक 5 कार्बन कंपाउंड है राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, इसके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कंबाइन होंगे तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ 6 कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, जो कि रुबिस्को की एक्टिव साइट पे ही प्रेजेंट होते हैं, बट बिकॉज दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, तो आपके पास यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी ब्रेकेज के बाद आपके पास ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, एक 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड थे तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे फाइनली ये 6 कार्बन कंपाउंड जब ब्रेक होंगे तो आपके पास 3 जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे और 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे। तो ओवरऑल आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, जिनमें से 3 यहाँ पे बने और 3 यहाँ पे बन रहे। ठीक है, तो फाइनली आपके पास फर्स्ट जो स्टेज है विच इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिजल्ट क्या है? Condensation of 3 molecules of ribulose 1,5 bisphosphate with the 3 molecules of carbon dioxide and production of 6 molecules of 3-phosphoglycerate which is a 3 carbon compound। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, these carbohydrates are polyhydroxy aldehydes और कीटोन, यानी इनका जो फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। जबकि जो पहली आपकी स्टेज है स्टेज 1 फिक्सेशन, उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आ रही है दिस इज एन एसिड, ये आपके पास 3 कार्बन कंटेनिंग एक एसिड है जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो आपने अगर इस ग्लिसरेट को ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब है कि आपको ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है इसको रिड्यूस करना है। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है और आपको इसको रिड्यूस करके कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है ताकि आप एक एसिड को किस में कन्वर्ट कर सको, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सको। तो ये जो सारा काम है ये सेकंड स्टेज में होगा, और सेकंड स्टेज को आप क्या कहते हो? रिडक्शन। किस चीज की रिडक्शन? एसिड की रिडक्शन, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और इस रिडक्शन में आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, आपके पास क्योंकि ये इंटरमीडिएट जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये ग्लाइकोलिसिस में भी यूज होता है। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे वो एंजाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, ये फॉस्फोग्लिसरेट क्या करेगा? इस ग्लिसरेट की जो थर्ड पोजीशन है इसके साथ साथ फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा। तो आपके पास यहाँ से जो मॉलिक्यूल बनेगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी बिसफॉस्फेट, जिसमें आपके पास फर्स्ट और थर्ड दोनों पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो आपके पास जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा इट विल बी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि अगेन आपके पास ग्लाइकोलिसिस का ही एक एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इसको किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एटीपी और एक NADPH यूज हो रहा था। लेकिन इफ यू हैव 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे बन रहे हैं, तो इन 6 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने के लिए आपको 6 ATPs रिक्वायर्ड होंगे और 6 NADPH रिक्वायर्ड होंगे। तो ओवरऑल अगर आप इक्वेशन को देखो तो आपके पास यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स इधर कंज्यूम हो रहे हैं ATP के
और 6 मॉलिक्यूल्स NADPH के यूज हो रहे हैं और ये फाइनली 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट को 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये चीज याद रखिएगा, जो हमारी आज की स्टेज है उसमें हमने यहाँ से आगे वाला जो रिएक्शन है इसको स्टडी करना है कि एक्चुअली जब आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओस यहाँ पे बन रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज एक्चुअली एक ट्राइओस है ना, 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है और ये फॉस्फोराइलेटेड है 3rd पोजीशन। ठीक है, तो ये जो 6 मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं, इसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्लांट यूज करता है, यानी 6 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्लांट एज अ प्रोडक्ट इसको लेगा और कंसीडर करेगा कि ये इसने एक कार्बोहाइड्रेट बना ली है। बाकी के जो आपके पास यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं, ये 5 मॉलिक्यूल्स इस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को रीजनरेट करने में यूज हो जाते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि जब तक ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रीजनरेट नहीं होगा, नेक्स्ट राउंड ऑफ कैल्विन साइकिल नहीं चल सकता, बिकॉज कैल्विन साइकिल के लिए इस एक्सेप्टर का जरूरी है। तो प्लांट सेल्स इन 6 में से एक मॉलिक्यूल को एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं और रिमेनिंग जो आपके पास यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 5 मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के थ्रू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट को क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। तो लेट मी समराइज दिस साइकिल कि आपके पास साइकिल स्टार्ट हुआ था 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट से, जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंडेंसेशन के बाद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनते थे। In order to reduce these 6 molecules of 3-phosphoglycerate into the glyceraldehyde 3-phosphate, 6 ATPs and 6 NADPH कंज्यूम होंगे और आपके पास 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate प्रोड्यूस होंगे। आउट ऑफ these 6 molecules सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्लांट यूज करेगा। अब वो प्लांट क्या है कि उसने ग्लाइकोलिसिस के लिए यूज करना है, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए या किसी और पर्पज के लिए, और रिमेनिंग जो 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate हैं वो स्टेज 3 में डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के थ्रू ये 5 मॉलिक्यूल्स मिलके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट को क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। तो वी कैन से कि आपके पास जो 3rd स्टेज है कैल्विन साइकिल की, दिस इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 यूज हुए थे ना, 3 मॉलिक्यूल्स यूज हुए थे 5 कार्बन कंपाउंड के, तो लास्ट में आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स मिलके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारी आज की स्टेज है जिसको हमने डिस्कस करना है। दिस स्टेज इज रीजनरेशन ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो लेट्स डिस्कस कि इस स्टेज के अंदर किस किस्म के जो है वो रिएक्शंस हो रहे हैं और किस तरह से हम इनको जो है वो समराइज कर सकते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंजाइम्स को मैं क्लियर करूंगी। हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एंजाइम्स हैं जिनको हमने ऑब्जर्व करना है, जिसमें से जो पहला एंजाइम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दिस एंजाइम इज एल्डोलेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोलेज क्या है, ट्रांसकीटोलेज क्या है, ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। इन एंजाइम्स के जो रिएक्शंस हैं इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये किस किस्म का रिएक्शन कैटालाइज करवाते हैं, ताकि उसके बाद इस पूरे के पूरे पाथवे को पढ़ना हमारे लिए इजी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्डोलेज को देखते हैं कि एल्डोलेज एक्चुअली किस तरह से जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। तो बच्चों एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आप लोगों ने इससे पहले ग्लाइकोलिसिस में भी डिस्कस किया है, और ग्लाइकोलिसिस में आपने इसका ये रिएक्शन डिस्कस किया था कि एल्डोलेसिस डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक ग्लाइकोलिसिस में चूंकि फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इस केस में आपका ये जो एंजाइम है एक्चुअली ये कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और आपके पास 2-3 कार्बन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर देता है, जिसमें से एक आपके पास कीटो ट्राइओस है और दूसरी आपके पास एल्डोट्राइओस है। बट दिस टाइम जो कैल्विन साइकिल है उसमें आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड वी ऑल नो कि अगर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये आइसोमर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की। तो इफ यू हैव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ, अब हम रिएक्शन में 5 मॉलिक्यूल्स देखेंगे किसके, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, बिकॉज 6 में से एक मॉलिक्यूल जो है वो यूज हो गया, वो प्लांट के पास है
और रिमेनिंग 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में मिलके 3 मॉलिक्यूल्स किसके बनाने हैं, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्म में ही यूज होंगे, जबकि कुछ स्टेप्स के अंदर हम ये देखेंगे कि आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अपना आइसोमर भी प्रोड्यूस करेगा, एंड द नेम ऑफ दिस आइसोमर इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, जिसको बनाने के लिए आपके पास ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। 1 मॉलिक्यूल एज इट इज यूज हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्म में, और सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो उसकी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद रिएक्शन में यूज होगा। ठीक है, एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड को जो है वो बना भी सकता है। ठीक है, तो एल्डोलेज में जब भी आपने ऑब्जर्व करना है तो रिएक्शन यही ऑब्जर्व करना है केल्विन साइकिल में कि आपके पास यहाँ पे कंडेंसेशन होगी। किसकी कंडेंसेशन होगी, एक आपके पास जो है वो एल्डो शुगर होगी और दूसरी आपके पास जो है वो कीटो शुगर होगी। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि केल्विन साइकिल में आपके जो एल्डोलेजिस एंजाइम्स यूज हो रहे हैं वो एक कीटो और एल्डो शुगर को यूनाइट कर रहे हैं, उनके दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, वो उसको फैसिलिटेट करें। तो यू कैन सी हियर कि आपके पास यहाँ पे एक एल्डो शुगर है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये आपके पास कीटो शुगर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर यहाँ पे इनके दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है तो डेफिनेटली बॉन्ड का पोटेंशियल भी बनना चाहिए। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से आपका ये वाला कार्बन एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों कार्बन एटम्स में एक एक बॉन्ड का पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो गया। यहाँ से रिलीज होने वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ OH ग्रुप। और अभी भी आप अगर ऑब्जर्व करो तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये कार्बन यहाँ पे अपना ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन एटम के साथ बना लेगा। तो फाइनली आपके पास जो है एल्डोलेज के रिएक्शन के बाद आपके पास जो है वो एक एल्डो शुगर और कीटो शुगर इसकी कंडेंसेशन हुई और कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद आपके पास जो फाइनल शुगर आएगी वो कौन सी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी, कीटो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी। तो दिस इज एक्चुअली अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट। और इस कंडेंसेशन के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट आई है, this product is a 6 carbon containing sugar having a ketone functional group। ठीक है, तो ये फ्रुक्टोज है और फ्रुक्टोज की फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट है और 6th पोजीशन पे भी फॉस्फेट है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट की कंडेंसेशन के बाद आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ये एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ये मैंने एल्डोलेज का रिएक्शन बताया। अब हम ट्रांसकीटोलेज का रिएक्शन देख लेते हैं ताकि जब ये रिएक्शंस क्लियर होंगे तो उसके बाद आप लोगों के लिए जो है वो इन एंजाइम्स को, इनके रिएक्शंस को पढ़ना भी कंपैरेटिवली इजी होगा। जस्ट लाइक द एल्डोलेसिस, आपके जो ट्रांसकीटोलेसिस हैं ये भी एल्डो और कीटो शुगर के दरमियान रिएक्शन कॉज कराते हैं। बट एल्डोलेसिस में आपने ये चीज ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन दो तरह का है, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा या कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। बट ट्रांसकीटोलेसिस आपके पास एक्चुअली ट्रांसफरेजेस एंजाइम, ये ऐसे एंजाइम हैं जो कि ट्रांसफर करवाते हैं। किस ग्रुप का ट्रांसफर करवाते हैं, कीटोन ग्रुप का। ठीक है, इट मीन्स कि ये कीटोसिस को यूज करते हैं, कीटोसिस को एज अ कीटो ग्रुप डोनर यूज करते हैं। कीटो ग्रुप डोनर, दो शुगर्स को यूज करते हैं ना कीटोसिस, उनको कीटो ग्रुप डोनर के तौर पे यूज करते हैं। और दूसरी तरफ जिस ग्रुप को शुगर को ये यूज करते हैं वो क्या है, एल्डोजिस, और एल्डोजिस को ये यूज करते हैं द कीटो ग्रुप एक्सेप्टर। और आपको याद होगा कि हमें इस चीज का आइडिया है कि ऐसे एंजाइम जो कि किसी डोनर से एक्सेप्टर में किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं उनको हम ट्रांसफरेजेस कहते हैं। तो ट्रांसकीटोलेसेस आर एक्चुअली ट्रांसफरेजेस एंजाइम जो कि एक तरफ कीटो शुगर को यूज करते हैं और एक तरफ एल्डो शुगर को यूज करते हैं, और किस चीज को ट्रांसफर करते हैं, कीटो ग्रुप को, कीटोज ग्रुप को जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करें कि यू हैव अ कीटो शुगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड यू हैव एन एल्डो शुगर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ट्रांसकीटोलेसिस जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो यहाँ से इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को उठाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो
इन दी प्रेजेंस ऑफ ट्रांस कीटोलेज आपका ये जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इस एल्डो शुगर के ऊपर जाके अटैच होगा। तो ये ग्रुप है जिसमें ट्रांसफर होना है इस डोनर से इस एक्सेप्टर के पास। तो अभी अगर इस ग्रुप को हम यहीं पे रखते हैं और पहले ये चीज देखते हैं कि अगर इस ग्रुप में ट्रांसफर होना है तो डेफिनेटली जो आपके पास एक्सेप्टर ग्रुप है उसमें इस ग्रुप को एक्सेप्ट करने के लिए वैलेंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपके पास ये वाला जो कार्बन एटम है ये क्या करेगा, अगर इसमें एक्सेप्ट करना है, अगर इसमें यहाँ से एक्सेप्ट करना है इस पूरे के पूरे ग्रुप को, तो डेफिनेटली इस कार्बन एटम को ऑक्सीजन के साथ अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन के साथ। अब कार्बन में तो वैलेंसी स्टेब्लिश हो गई, कार्बन तो इस ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन आपके पास ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन ये डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से ये ग्रुप इधर से निकलेगा, सपोज मैं इसको यहाँ से उठा के इधर अगर आपके सामने पेश करती हूँ, तो ये आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि कार्बन के यहाँ पे अटैच होने के बाद, इस कीटो ग्रुप की अटैचमेंट के बाद आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ट्रांसफर हो गया इधर और कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है 1 2 3 एंड 4, बट ऑक्सीजन अभी भी अनस्टेबल है बिकॉज इस ग्रुप को यहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड ब्रेक किया था। ठीक है, तो इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, बिकॉज इस कार्बन एटम ने भी अपने आप को स्टेबलाइज करना है और यहाँ पे जो स्टेबलाइज करने का जो बेस्ट वे है इस ग्रुप के पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है कि यहाँ से ये ट्रांसफर करेगी। ओके, इस ग्रुप को हम यहाँ से जो है वो रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, बिकॉज ये जो कार्बन एटम है जब ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, इसमें जो 1 2 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू इसको क्या करेगी, फुलफिल करेगी। तो एट द एंड आपके पास क्या हुआ कि जो शुगर पहले एल्डो शुगर थी, इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट से ट्रांसफर होने के बाद वो कीटो शुगर में कन्वर्ट हो गई है। लाइक ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थी अब ये कन्वर्ट हो गई है किसमें, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में। इसमें जो 3 कार्बन एटम्स पहले थे अब वो 5 कार्बन एटम्स में कन्वर्ट हो गए। 3 कार्बन एटम्स ऑलरेडी थे 1 2 3 और ये 2 कार्बन एटम्स यहाँ इस कीटो शुगर से ट्रांसफर हुए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये पेंटोज में कन्वर्ट हो गई और कौन सी पेंटोज है, ये कीटो पेंटोज है। और दूसरी तरफ आपके पास जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ से 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स जाने के बाद ये 6 कार्बन शुगर 4 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो इससे जो फंक्शनल ग्रुप पहले कीटो फंक्शनल ग्रुप था ये किसमें चेंज हो गया, एल्डो फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांस कीटोलेसिस एक्चुअली एक्सचेंज रिएक्शन करवा रहे हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप को जो है वो कीटो डोनर से पकड़ के एल्डो एक्सेप्टर में कन्वर्ट करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, जिसकी वजह से एल्डो एक्सेप्टर जो है वो कीटो शुगर में कन्वर्ट हो गई है और जो कीटो डोनर शुगर थी प्रीवियसली वो अब किस में कन्वर्ट हो गई है, एल्डोज में कन्वर्ट हो गई। तो जब भी आप ट्रांस कीटोलेज को कहीं पे किसी रिएक्शन में देखोगे तो इस किस्म की आपने वहां पे जो है वो अपने माइंड में रखना है कि रिएक्शन इस तरह से होगा, ट्रांसफर ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम अ डोनर टू एक्सेप्टर। और जब एल्डोलेसिस के बारे में देखोगे तो वहां पे आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि आपकी जो शुगर है एक्चुअली उसमें अगर आपके जो है वो एल्डो और कीटो शुगर है तो ये एक्चुअली वहां पे क्या चीज करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएगी और कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद आपके पास वहां पे जो है वो एक कीटो शुगर जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगी। तो इन 2 एंजाइम्स को हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, थर्ड स्टेज में, जिसमें रीजनरेट होना है राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट में। यहाँ पे भी आप एक एल्डोलेज का रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, जहाँ पे आपके पास एक 4 कार्बन एल्डो शुगर है और आपके पास एक 3 कार्बन कीटो शुगर है, डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट एंड एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। और यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कंडेंसेशन हो रही है। यहाँ पे इसका जो थर्ड कार्बन एटम है इसके फर्स्ट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो कंडेंसेशन के बाद आपके पास ओवरऑल यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स आ गए, प्रोडक्ट में 7 कार्बन एटम्स आ गए। तो लेट्स सी कि ये केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली होते किस तरह से हैं। इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखते हैं कि थर्ड स्टेज के अंदर एक्चुअली किस तरह से आपका जो राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट है वो रीजनरेट होगा। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिस्फॉस्फेट 1,5 बिस्फॉस्फेट को बनाने के लिए आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं किसके, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो साइकिल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक मॉलिक्यूल एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सेकंड मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। इट मींस कि ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज के थ्रू किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और उसके बाद आपके पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है इनके ऊपर एक एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एक्चुअली एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये एल्डोलेज एंजाइम इन दोनों की कंडेंसेशन करवाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो 3 कार्बन एल्डो और 3 कार्बन कीटो शुगर है, ये एक्चुअली एक 6 कार्बन कीटो शुगर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वही रिएक्शन है जो अभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस किया, विच इज अ कंडेंसेशन बिटवीन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। मैकेनिज्म जो कंडेंसेशन का है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो फाइनल जो आपके पास इधर प्रोडक्ट आ रही है, दिस प्रोडक्ट इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली कि ठीक है, जो आपके 5 मॉलिक्यूल्स थे उनमें से 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो गए हैं यहाँ पे, और इन 2 मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट आई है, दिस प्रोडक्ट इज 6 कार्बन कंपाउंड फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास एक एंजाइम है जो कि आपने इससे पहले जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी डिस्कस किया था। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्टोमा है, उस स्टोमा के अंदर ग्लाइकोलिसिस के कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है और ग्लूकोनियोजेनेसिस के भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक एंजाइम विच इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज यू ऑल नो कि ये काइनेजेस से ऑपोजिट रिएक्शन कैटालाइज करवाते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को, जो किसी स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, उस फॉस्फेट ग्रुप को वहां से रिमूव कराते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फेटेज एंजाइम है। इसको अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये एंजाइम एक्चुअली फॉस्फेट ग्रुप को जो है वो रिमूव करेगा फ्रॉम दी फर्स्ट पोजिशन। यस, तो सेकंड स्टेप में आपके पास जो है, आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि फर्स्ट स्टेप की जो प्रोडक्ट है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप किस पोजीशन से रिमूव हो रहा है, पोजीशन नंबर 1। तो आपके पास यहाँ पे जो एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ये सबस्ट्रेट यूज करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव करा देता है। फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या आती है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो 2 रिएक्शंस मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, जिसमें अभी तक हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को यूज होता देख चुके हैं। एक एज इट इज यूज हुआ है और दूसरा आपके पास इन दी फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोलेज ने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट प्रोड्यूस की, और फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो एक बिसफॉस्फेटेज एंजाइम है जो कि फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को क्या करवा रहा है, रिमूव करा रहा है। अब अगर आप इसमें थर्ड रिएक्शन देखें तो थर्ड रिएक्शन में आप एक ट्रांसकीटोलेज एंजाइम को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ट्रांसकीटोलेजेस भी जस्ट लाइक एल्डोलेजेस एक कीटो शुगर को यूज करते हैं और एक एल्डो शुगर को यूज करते हैं। इस टाइम आपका जो स्टोमा है उसमें एक ही एल्डो शुगर प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट है, और वो कौन सी एल्डो शुगर है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। So the third stage is the third reaction is एक्चुअली a transketolase catalyzed reaction, जिसमें आपका तीसरा मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि इस केमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। इस रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन में आपके पास एक तरफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है जो कि प्रीवियस केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट है, दिस वन। इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि आपके पास एक कीटो हेक्सोज है, कीटो शुगर है। ठीक है, इस कीटो शुगर के साथ आपके पास जो है वो एक एल्डो ट्रायोज या एल्डो शुगर भी प्रेजेंट है, एंड यू हैव एन एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। तो हमें पता है कि आपके पास ट्रांसकीटोलेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कीटो शुगर में से 2 कार्बन कीटो ग्रुप जो है वो एल्डो एक्सेप्टर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो विथ स्ट्रक्चर कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से ये जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है, ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट इस ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की मदद से यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ट्रांसफर होगी। ठीक है, और अगर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ये कार्बन फ्रेगमेंट अटैच होना है तो इसको यहाँ पे फ्रेगमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ जगह बनानी है। ठीक है, और वो किस तरह से बनेगी, जब ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन एक्चुअली यहाँ से रिलीज होगा। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये जो 6 कार्बन कीटो शुगर थी, ये 4 कार्बन एल्डो शुगर में कन्वर्ट हो गई है, विच इज एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और जो 3 कार्बन आपके पास एल्डो शुगर थी, ये 5 कार्बन कीटो शुगर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, एंड दिस शुगर इज डाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ये पहली पेंटोस है, पहला 5 कार्बन प्रोडक्ट है जो हमें यहाँ पे मिला।
तो इस प्रोडक्ट के आगे मैं स्टार लगा रही हूँ बिकॉज हमें जो एक्टिव मॉलिक्यूल बनाना है इट सेल्फ भी वो 5 कार्बन कंपाउंड है। राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है। तो इसका मतलब है कि एक 5 कार्बन कंपाउंड बन गया जिसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा के हम राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपके पास ये मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट का एज अ प्रोडक्ट कंसीडर होगा। पीछे आपके पास जो है वो एक मॉलिक्यूल और बचा है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इसको आप प्रोडक्ट नहीं कह सकते, इट मीन्स कि इसकी फर्दर प्रोसेसिंग अभी होनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बिकॉज चूंकि ये एक एल्डो शुगर है, इसको अगेन एक कीटो शुगर रिक्वायर्ड है और इस टाइम आपके पास एक एल्डोलेज एंजाइम वर्क करेगा। तो हम ये चीज ऑब्जर्व करें कि एल्डोलेजिस ट्रांसकीटोलेजिस अल्टरनेटिव मैनर में पहले कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद जो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं और फिर उनकी जो है वो फाइनली किसमें कन्वर्जन हो जाती है, 5 कार्बन शुगर के अंदर कन्वर्जन हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपका रिएक्शन पहले रिएक्शन के एनालोगस है। पहले आपने कंडेंसेशन होते हुए देखी, कंडेंसेशन के बाद आपने डीफॉस्फोराइलेशन को ऑब्जर्व किया और डीफॉस्फोराइलेशन के बाद आपने एक्सचेंज ऑफ ग्रुप के बाद देखा कि एक 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो एज अ प्रोडक्ट बन गया। अगेन हम इस कंडेंसेशन को ऑब्जर्व करने लगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप पे दोबारा से पहले स्टेप की तरह का रिएक्शन हो रहा है विच इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम एल्डोलेज, जिसमें आपके पास एक एल्डो शुगर है और इस केस में स्ट्रोमा के अंदर कीटो शुगर कौन सी होगी, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनने वाली आइसोमेरिक फॉर्म विच इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो स्ट्रोमा में ये दो शुगर्स अबंडेंटली प्रेजेंट है ना। तो आपके पास जो ये मोमेंट है इसमें fourth molecule of glyceraldehyde 3 phosphate in the form of dihydroxyacetone phosphate इस साइकिल में क्या होगा, एंटर होगा। तो अभी तक अगर आप इस चीज को समराइज करो तो पहले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे थे G3P के, एक एज इट इज यूज हुए, दूसरा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में यूज हुआ। सेकेंड स्टेप में कोई जो है वो शुगर यूज नहीं हुई। थर्ड स्टेप में अगेन एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यूज हुई है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में आपके पास अगेन एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कंज्यूम हुई है। तो अभी तक आपके पास 4 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो चुके हैं जिसमें से 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्म में यूज हुए हैं और 2 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में यूज हुए हैं। तो अगेन अगर ये रिएक्शन एल्डोलेज ही कैटालाइज करवा रहा है तो आप दोबारा से यहाँ पे कंडेंसेशन ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, और कंडेंसेशन में आपके पास ये जो थर्ड कार्बन एटम है ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ऑब्वियसली अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है तो यहाँ पे ये जो आपके पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है इसमें आपके पास ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में आपके पास ये 4 कार्बन एटम्स हैं जिसमें से फर्स्ट कार्बन एटम आपके पास इस तरह से जो है वो अटैच है, दिस वन, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर ये ग्रुप इसके साथ यहाँ पे आके अटैच होना है तो डेफिनेटली एक बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बॉन्ड बनना है, इस कार्बन एटम ने बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे भी तो बॉन्ड का पोटेंशियल होना चाहिए ना। तो ये अपने 2 में से एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपके पास ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये अपनी लास्ट पोजीशन के ऊपर जो 2 हाइड्रोजन एटम था उसमें से एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगी और वो हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो फ्रेगमेंट है अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास किस केस में यहाँ पे इस कार्बन एटम में बॉन्ड का पोटेंशियल है बिकॉज इसमें 3 बॉन्ड्स है, यहाँ पे इस कार्बन एटम में 1 2 एंड 3। तो ये कार्बन एटम इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बनेगा विच इज सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिस्फॉस्फेट। सीडो आपके पास ऐसी शुगर्स होती हैं जिनमें आपके पास है वो टोटल कितने कार्बन एटम्स है, यहाँ पे सीडोहेप्टुलोज में 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप। सो फर्स्ट एंड 7th पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, दैट्स व्हाई आप इसको बिस्फॉस्फेट कहते हो। सो अगेन फोर्थ स्टेप पे कंडेंसेशन और फिफ्थ स्टेप पे दोबारा से डीफॉस्फोराइलेशन होगी। तो प्रीवियस स्टेप में आपने फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज एंजाइम को डिस्कस किया था जिसने फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराया था। दिस टाइम यू हैव अनदर बिस्फॉस्फेट and this bisphosphate is pseudoheptulose 1,7 bisphosphatase जो कि अगेन यहाँ पे इस 7 कार्बन शुगर की फर्स्ट पोजीशन से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा के इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। तो सिंपल आपके पास यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन होगी यानी दोनों पोजीशन में से एक पोजीशन के ऊपर लगा हुआ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो आपके पास एक 7 कार्बन कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट में आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दोबारा से थर्ड स्टेप की तरह एक्सचेंज रिएक्शन होगा। ट्रांसकीटोनेज दोबारा से आएगी और इस कीटो शुगर में से कीटो ग्रुप को ट्रांसफर करवा देगी किसको, एल्डो शुगर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिफ्थ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की इन्वॉल्वमेंट भी देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आके आपके जितने भी जो स्टार्टिंग मटेरियल थे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स वो यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसकीटोनेज क्या करेगा, दिस इज अ डोनर, 7 कार्बन कंटेनिंग कीटो शुगर एक डोनर है और 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डो शुगर एक एक्सेप्टर है। यहाँ से 2 कार्बन फ्रेगमेंट उठाएगा और इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को ट्रांसफर कर देगा इस शुगर के ऊपर। अगेन यहाँ पे बॉन्ड के लिए जगह बनाने के लिए एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिलीज होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और रिमेनिंग कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो 7 कार्बन शुगर जो है वो 2 कार्बन फ्रेगमेंट के रिलीज होने के बाद 5 कार्बन कंटेनिंग एल्डो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी और 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डो शुगर 2 कार्बन कीटो ग्रुप को एक्सेप्ट करने के बाद 5 कार्बन कीटो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस स्टेप के अंदर हमें दोबारा से 5 कार्बन शुगर मिल जाएगी, एक ये है और एक 5 कार्बन शुगर ये है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो इस स्टेप के एंड तक हम लोग 3 पेंटोजेस बनवा चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट नहीं है। 3 पेंटोजेस बन चुकी हैं जिसमें से एक थर्ड स्टेप में बनी थी जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और बाकी आपकी 6 स्टेप पे बन रही है अगेन जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोज 5 फॉस्फेट। तो अभी जो हमारे पास पेंटोजेस हैं वो 2 फॉर्म्स के अंदर है, 3 में से 2 पेंटोजेस जाइलुलोज 5 फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और एक पेंटोज आपकी राइबोज 5 फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। जाइलुलोज कीटो शुगर्स हैं और राइबोज आपके पास एल्डो शुगर है। अब हमने इन 3 5 कार्बन शुगर्स को किसमें कन्वर्ट करवाना है, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, यानी पहले जाइलुलोज को राइबोलोज में कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह से राइबोज को राइबोलोज में कन्वर्ट करेंगे और बाद में एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप इस पे क्या करवा देंगे, अटैच करवा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, राइबोज इज एन एल्डो पेंटोज और राइबोलोज 5 फॉस्फेट ये कीटो पेंटोज है। इसका मतलब है कि आप किसी आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से इस एल्डो पेंटोज को कीटो पेंटोज में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। सो यू हैव एन एंजाइम राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज, यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हो कि ये राइबोज है और ये राइबोलोज है। ठीक है, तो दिस एंजाइम राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज राइबोज 5 फॉस्फेट को राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा सिर्फ इसके इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते हुए। ठीक है, तो ये आपके पास आइसोमर है जिसने फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट कार्बन एटम से उठा के किसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, सेकंड कार्बन एटम। तो जो 3 शुगर थी उसमें से एक शुगर आपकी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, बाकी 2 शुगर्स आपकी जाइलुलोज 5 फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट थी। नेक्स्ट स्टेप में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखो कि जाइलुलोज और राइबोलोज इनमें तो सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को एपीमर्स याद हो तो एपीमर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन के अराउंड ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री 1 में याद होगा कि आपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एक दूसरे के आइसोमर्स कहा था, दोनों के अंदर आपके पास जो है वो 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक एक तरफ अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो और दूसरी तरफ आप फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आप इस पॉइंट पे आओगे कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, और दोनों में आपके जो ग्रुप्स हैं लाइक यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो इनकी पोजीशन सेम है। थर्ड कार्बन एटम और सिर्फ आपके पास जो डिफरेंस आता है ना वो फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर आता है। लाइक इन दोनों शुगर्स को अगर आप कंपेयर करो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फोर्थ कार्बन के अराउंड ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेंज की है, बाकी हर जगह के ऊपर आपके जो ग्रुप्स हैं वो सेम है। इट मीन्स कि अगर कोई सी 2 शुगर्स ऐसी हैं जो कि 100% सेम है, सिर्फ एक कायरल सेंटर के अराउंड उनके जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन ऑपोजिट है,
तो इन शुगर्स को आप क्या कहते हो, एपीमर्स कहते हो। सो जाइलोलोज और राइबोलोज एक्चुअली एपीमर्स है, एपीमर्स एट कार्बन नंबर 3। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई एपीमरेज एंजाइम है जो कि थर्ड पोजीशन पे ग्रुप की पोजीशन को चेंज करवा सकता है, तो आप जाइलोलोज को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, राइबोलोज में कन्वर्ट कर सकते हो। सो यस वी हैव एन एंजाइम राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज, जो कि एक्चुअली क्या करता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट को प्रोड्यूस करवाता है उसके एपीमर से। तो ये एपीमरेज एंजाइम जो है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमारी जितनी भी पेंटोजेज हैं, जो 3 पेंटोजेज यहाँ तक बनी है, वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में प्रेजेंट है। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि केल्विन साइकिल में जो हमारा एक्सेप्टर था उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं था, उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच थे। अभी तक हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट चाहिए। इट मीन्स कि अगर इन 3 शुगर्स के फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर आप फॉस्फेट ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दो विद द हेल्प ऑफ अ काइनेज, तो आप राइबोलोज 5 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड बिकॉज यू हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट, तो आपको 3 एटीपीज रिक्वायर्ड होंगे, और ये 3 एटीपीज जो है ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो एज अ होल आप कह सकते हैं कि आपका जो डार्क रिएक्शन है, जो केल्विन साइकिल है, इसमें आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए टोटल 6 एटीपीज यूज होते, 9 एटीपीज यूज होते हैं, ठीक है, और 6 एंड 8 डीपीएच क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो वहां पे मैंने ये चीज कही थी कि केल्विन साइकिल में एटीपी ज्यादा यूज होते हैं, एनएडीपीएच कम यूज होते हैं। दैट्स वाई समटाइम्स आपके जो फोटो सिस्टम्स हैं वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बजाय साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ताकि एटीपी की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा के अंदर क्या हो, ज्यादा हो। सो यू कैन सी हियर कि यस, डार्क रिएक्शन में एटीपी की पार्टिसिपेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनएडीपीएच, इसलिए समटाइम्स आपके फोटो सिस्टम जो है वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के हाई अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एटीपी और एनएडीपीएच है, इनका जो यूजेज है ये 3:2 में हो रहा है, ठीक है, यानी 3 और 2 की रेशियो में आपके पास यहाँ पे इनकी कंजप्शन हो रही है। तो अब अगर आप इस साइकिल को ओवरऑल रिवाइज करो, इसको एक बार आप ऑब्जर्व करो, तो आप इस चीज को विटनेस कर सकते हो कि आपके पास जो केल्विन साइकिल है ये एक ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पे आप इसको देखते हो कि केल्विन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास इनिशियली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ इनकी कंडेंसेशन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और आपके पास प्रोडक्ट में बनेंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। यहाँ तक आपकी पहली स्टेज है, जिस स्टेज को हमने कहा था फिक्सेशन, ठीक है। देन आपके पास सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में आपके पास ये जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को यूज करेंगे और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, जो कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को इन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में ट्रांसफर करके इस ग्लिसरेट फंक्शनल ग्रुप को ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अगर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाए, इट मींस कि इसकी आइसोमेरिक फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी प्रेजेंट हो सकती है, बिकॉज दोनों एक ही तरह के स्ट्रक्चर हैं, सिर्फ इनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो क्या है, चेंज है। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से नेट गेन आपके पास एक मॉलिक्यूल का होता है, जिसको प्लांट यूज करते हैं अपनी एनर्जी पर्पसेस के लिए, या अपने जो है वो स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, कोई से भी अपने जो है वो किसी फंक्शन के लिए ये इस कार्बोहाइड्रेट को यूज कर सकता है। बट रिमेनिंग 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं in the form of glyceraldehyde 3 phosphate or in the form of dihydroxyacetone phosphate, different enzyme catalyzed reactions के through finally regenerate करते हैं किसको, 3 molecules of ribulose 1,5 बिस phosphate को। तो इस तरह से आपका जो डार्क रिएक्शन है वो एंड होता है, यानी आपके पास दोबारा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सेप्टर अवेलेबल है, तो ये साइकिल के अंदर एंटर हो सकता है।